नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से करीब करीब 6 साल पहले 2019 की हम बात कर रहे हैं, जब भारत और यूएस के बीच में यूएस का जो नासाम 2 वेरिएंट है, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2, ये हम लोग परचेज करने वाले थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे जून 2019 का आर्टिकल्स है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि इंडिया टू बाय यूएस मिसाइल सिस्टम टू शील्ड दिल्ली, क्योंकि नासाम 2 के जरिए हम लोग नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी जो है दिल्ली, इसे शील्ड करने के लिए हम लोग नासाम 2 को लेकर यूएस से नेगोशिएट कर रहे थे। लेकिन अब ये अपडेट निकल के आ रही है कि हम लोग यूएस के नासाम 2 को डंप करते हुए भारत का खुद का इंडिजिनस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स हम लोग डिप्लॉय करने वाले। आप यहाँ पर देख पाएंगे बेसिकली जो आर्टिकल्स है ये 9 दिसंबर का है, जहां ये लिखा हुआ है कि इंडिया टू डिप्लॉय इंडिजिनस एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टू प्रोटेक्ट दिल्ली फ्रॉम एनिमी एरियल थ्रेट्स। खैर यहाँ पर नासाम 2 को रिजेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल बन रहा है कि दिल्ली को शील्ड करने के लिए क्या हमारे पास में फिलहाल भी कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में दिल्ली में हम लोग S-400 इवन की भारत का खुद का आकाश डिफेंस सिस्टम्स ये हम लोग डिप्लॉय किए हुए, इवन की इजराइल और भारत का जो बराक 8 है ये भी हम लोग डिप्लॉय किए हैं। लेकिन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है ना, ये मिसाइल्स को रोकती है, लेकिन अगर ड्रोन के जरिए दिल्ली के ऊपर अटैक की जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो ऐसे केस में क्या हम लोग अपना S-400 या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम्स यूज करने वाले? क्योंकि जो ड्रोन्स की जो संख्या है ना, ये 1-2 नहीं, मल्टीपल ड्रोन्स एक बार में अटैक किए जा सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने रशिया के ऊपर में किया था, तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या कोई एयर डिफेंस सिस्टम्स है? तो इसी को लेकर भारत और यूएस के बीच में नेगोशिएशन चल रहे थे, लेकिन अब फाइनली हम लोग यूएस के नासाम्स को रिजेक्ट करके भारत अपने खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है इसे हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि डीआरडीओ का जो मल्टी लेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स है, इसमें खास बात क्या है और नासाम 2 को रिजेक्ट करने के पीछे कारण क्या है। सो बात करते शुरुआत से। रिसेंटली हम लोग नासाम को रिजेक्ट करते हुए भारत अपने खुद का होम ग्रोन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को अब डिप्लॉय करने वाली है दिल्ली एनसीआर में, खासकर एरियल थ्रेट्स को देखते हुए, जिसमें मिसाइल्स भी हो सकते हैं, ड्रोन्स भी हो सकते हैं, फास्ट एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। और डीआरडीओ के नए डिफेंस वेपन सिस्टम्स में हम लोग QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, V-SHORADS यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। क्योंकि अब तक दिल्ली एनसीआर को शील्ड करने के लिए हम लोग आकाश डिफेंस सिस्टम्स जो कि मीडियम रेंज डिफेंस सिस्टम्स है, S-400, बराक 8 जिसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, MRSAM, स्पाइडर, इन सब का हम लोग यूज करते थे। लेकिन सवाल निकल के आता है कि अब क्यों? देखिए आज के टाइम में भारत की जो एग्जिस्टिंग शील्ड सिस्टम है ये बॉर्डर सेंट्रिक है, जहां पर हम लोग बॉर्डर में S-400 के साथ साथ आकाश डिफेंस सिस्टम्स, इन तमाम डिफेंस सिस्टम्स का हम लोग यूज करते हैं अपने बॉर्डर और स्काईज को शील्ड करने के लिए। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से आ रहे हर एक मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट किया, न्यूट्रलाइज किया। इवन कि पाकिस्तान ने दिल्ली के ऊपर में भी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा बॉर्डर के पास में भारत का जो डिफेंस सिस्टम्स है ये इसे इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करता है। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने ये चीज नोटिस की होगी कि किस तरीके से 4 लेयर में हमारे डिफेंस सिस्टम्स थे, जिसमें पहले लेयर में काउंटर ड्रोन सिस्टम्स थे, सेकेंड वाले में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, और थर्ड वाले में मीडियम रेंज, और फोर्थ वाले में S-400 जैसे लॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, जिसके कारण पाकिस्तान से आ रहे हर एक मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट ही नहीं किया, हमने 100% इसे न्यूट्रलाइज भी किया। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर आज के टाइम में टैंक्स और फाइटर जेट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि 2023 के बाद में मॉडर्न वॉरफेयर में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है, जहां पर आज के टाइम में हम लोग ड्रोन्स, स्वॉर्म ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, चीप सुसाइड UAV यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल्स और लो एल्टीट्यूड अटैक्स, इन सब का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आज के टाइम में भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है, चाहे S-400 हो या फिर आकाश डिफेंस सिस्टम्स हो या फिर क्विक रिएक्शन एयर टू सरफेस मिसाइल हो, ये सभी बॉर्डर सेंट्रिक है, ना कि ये अर्बन सेंट्रिक है। क्योंकि अर्बन सेंट्रिक में अगर ड्रोन से अटैक होते हैं तो इसे शील्ड करने के लिए हमारे पास में फिलहाल अभी कोई भी मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो 15 अगस्त के दिन में पीएम मोदी की तरफ से यह कहा गया था कि मिशन सुदर्शन चक्र के जरिए भारत अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बेसिकली हम लोग बात करते हैं, स्पेशली अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एक हाइपर डेंस पॉलिटिकल मिलिट्री हब है, जहां पर PMO ऑफिस है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, डिफेंस हेडक्वार्टर है, IB हेडक्वार्टर्स है, मिलिट्री कमांड्स है, NSG, DRDO, एयरपोर्ट, VIP और इकोनॉमिक बैकबोन माना जाता है एनसीआर रीजन को। और अगर दिल्ली में एरियल ब्रिज होता है तो ये अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा। तो इसी को देखते हुए 15 अगस्त के दिन में जब ये स्पीच दिया मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर, और इसमें डेडलाइन दिया गया 10 साल का, यानी कि 10 साल में भारत के जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं
ये तो ओनली दिल्ली में बात की है, लेकिन बाकी जो अदर सिटीज है वहां की भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में खुद का एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स होना चाहिए। और 15 अगस्त के जस्ट 8 दिन के बाद में 23 अगस्त के दिन में डीआरडीओ की तरफ से एक सक्सेसफुल टेस्ट किया जाता है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स का। आप यहां पर भी देख पाएंगे डीआरडीओ ने 24 अगस्त के दिन में बेसिकली ये पोस्ट की, 23 अगस्त के दिन में ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया गया, जिसमें डीआरडीओ यहाँ पर क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि वी-शॉर्ट जिसे कहते हैं, और एक हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, इन सबको यहाँ पर कंप्राइज करके एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स के यहाँ पर टेस्ट किया। फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि यहाँ जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स है ये लेजर वेपन्स ही है ना? जी हाँ, ये लेजर वेपन्स ही है, जिसका टेस्ट डीआरडीओ ने इसी साल अप्रैल के महीने में यहाँ पर किया था। और ऐसी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में कम ही देशों के पास में है। फॉर एग्जाम्पल इजराइल आज के टाइम में काफी आगे है लेजर वेपन्स के मामले में, यूएस है, यूके भी ये दावा कर चुका है कि हमारे पास में जो लेजर वेपन सिस्टम्स हैं ये एक ड्रोन्स या एक मिसाइल्स को शूट करने में जो यहाँ पर खर्च आते हैं, जो कॉस्ट लगते हैं, ये एक पिज्जा के बराबर है। और हमने इसके रिगार्डिंग काफी वीडियोस बनाए हैं। इवन कि इस टेस्ट के बाद में डीआरडीओ ने यहाँ पे ये भी कहा कि हम लोग 2026 तक में ये जो डिफेंस सिस्टम्स हैं हम लोग डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यूएस के नासाम 2 को रिजेक्ट करने के पीछे रीजन क्या है? पहला तो रीजन यहाँ पर निकल के आता है कॉस्ट को लेकर, क्योंकि जब भारत और यूएस के बीच में नासाम 2 को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे तो उस टाइम में ये कहा गया कि ये जो पूरी डील है ना ये 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास में लगने वाली है। ओनली दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, अगर दिल्ली में डिप्लॉय की जाती है तो यहाँ पर हम लोग को 2 से 3 बिलियन यहाँ लगने वाले हैं। इसके अलावा भी जो नासाम्स 2 है ना ये अपने साथ आमराम जो मिसाइल्स यानी जिसे AIM-120C और D ये यूज करता है, साइड विंडर जो AIM-9X है इसे भी यूज करता है। और ये जो दोनों मिसाइल्स है ना इसकी कॉस्ट यहाँ पर एक तो 1 से लेकर $1.5 मिलियन के आसपास में है, और जो साइड विंडर है ये $4 लाख के आसपास में है। आप समझ सकते हैं कि $500 ड्रोन को यहाँ पर शूट करने के लिए हम लोग $1 मिलियन खर्च करने वाले हैं, तो ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। और ऐसा नहीं कि एक ड्रोन यहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर मल्टीपल ड्रोन्स आएंगे, 100 भी आ सकते हैं, 1000 भी आ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि $1000 मिलियन यहाँ पर खर्च आने वाली है। और दूसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है कि नासाम जो 2 है इसका लिमिटेड यूज है आज के टाइम में मॉडर्न थ्रेट को देखते हुए, क्योंकि जो न्यू थ्रेट है ना इसमें स्वॉर्म ड्रोन्स को ज्यादा यूज किया जाता है, यानी कि एक साथ में मल्टीपल ड्रोन से अटैक किए जाते हैं, जिसके कारण जो रडार सिस्टम्स है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। जहां पहले हेलीकॉप्टर्स यूज किया करते थे, न्यू थ्रेट्स में हाइपरसोनिक ग्लाइड ड्रोन्स का यूज किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल्स की जगह पर लो आरसीएस यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन क्रूज मिसाइल्स इसका यूज किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने दिल्ली को टारगेट करने की कोशिश की थी, हम लोग इमीडिएट बेसिस पर ऐसे डिफेंस सिस्टम्स को हम लोग दिल्ली में डिप्लॉय करना चाहते हैं। मीन्स हमारे पास में टाइम कम है, डीआरडीओ ने यहाँ पे ये कहा कि 2026 तक में इसे डिप्लॉय कर देंगे। और अगर यूएस से परचेज भी करते हैं नासाम्स 2 तो यूएस का अप्रूवल, कांग्रेस का अप्रूवल लेना, पेपर वर्क, इसमें 1-2 मंथ्स नहीं सालों बीत जाने वाले हैं। और वैसे भी तेजस मार्क 1A के लिए जो इंजन यूज कर रहे हैं जो यूएस से आने वाले हैं, अब तक फिलहाल अभी 4 से 5 इंजन आ चुके हैं, इसमें भी एक लंबा डिले देखने को मिला। और रही बात तेजस मार्क 2 के लिए, तो इसके लिए भी जो इंजन है ये भी यूएस से आने वाले हैं, GE414 इंजन। इसकी डिलीवरी को लेकर तो फिलहाल कोई अपडेट है ही नहीं। और अगर इंडिजिनस सिस्टम्स हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग इंस्टेंट इसे एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी यूएस के ऊपर में। वैसे नासाम्स को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये जो एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं इसे यूएस खुद अपने व्हाइट हाउस को शील्ड करने में यूज करता है। इसकी रेंज बताई जाती है 2.5 से लेकर 40 किलोमीटर की। और अगर टारगेट हाइट की बात करें तो ये 30 मीटर से लेकर 16 किलोमीटर, और ये 10 सेकेंड में रिस्पॉन्स कर सकता है। टारगेट स्पीड के साथ साथ जिसकी ऑपरेटिंग टाइम है ये काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन परेशानी यहाँ पर एक ही है कि काफी कॉस्टली है, डिलीवरी को लेकर डिले भी देखने को मिल सकता है, और इससे कहीं ना कहीं यूएस को स्ट्रेटेजिक लिवरेज ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नासाम 2 को खरीदना यानी कि यूएस यहाँ पर मिसाइल सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, कभी भी चाहे मिसाइल सप्लाई को रोक सकता है, सॉफ्टवेयर पैचेस भी यूएस कंट्रोल कर सकता है, स्पेयर पार्ट्स अपग्रेड्स को लेकर भी यूएस से बार बार हमें परमिशन लेनी होगी। तो इस कारण यूएस के पास में एक स्ट्रेटेजिक लिवरेज होगा। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन 2.0 चलता है तो ऐसे केस में यूएस आर्म्स ट्विस्ट भी कर सकता है। और वैसे भी आज के टाइम में ट्रंप और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं ये काफी अच्छे हैं। ऑपरेशन सिंदूर कहीं एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर यूएस और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं फिर से यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं। और अब तो अपडेट ये भी निकल के आ रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान जो F-16 का यूज करता है जिसे यूएस ने पाकिस्तान को दिया था टेररिज्म से फाइट करने के लिए, अब इस F-16 को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर $686 मिलियन यूएस पाकिस्तान को देने वाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि यूएस
पाकिस्तान के जो रेको-दिक माइंस है यहाँ पर 1.25 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है, इन्वेस्ट करने वाला है। और आईएमएफ की तरफ से भी, आईएमएफ जिसको लेकर ये भी कहा जाता है कि यूएस का काफी इन्फ्लुएंस है, तो आईएमएफ की तरफ से भी रिसेंटली 1.2 बिलियन डॉलर के यहाँ पर एक फ्रेश डिसबर्समेंट पाकिस्तान को अप्रूव किया गया है, क्योंकि पिछले साल आईएमएफ की तरफ से 7 बिलियन डॉलर लोन को लेकर मंजूरी दी गई थी, जिसे आईएमएफ 39 मंथ में पाकिस्तान को देने वाला है, लेकिन ये टुकड़ों में होता है। 1.2 अभी दी जा रहा है और जो रिमेनिंग अमाउंट है ये आगे दिया जाएगा। सो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए भारत जो यूएस का डील कर रहा था नासाम 2 को लेकर, इसे यहाँ पर होल्ड करते हुए या फिर रिजेक्ट करते हुए अब हम लोग खुद का होम ग्रोन एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग यहाँ पर डिप्लॉय करने वाले हैं, और ये सब कुछ डीआरडीओ कर रही है प्रोजेक्ट कुश के तहत में। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।